अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा जी, जो सी फैप के सिलेबस के स्टैंडर्ड्स हैं वो तो हम सारे पूरी तफसील से ही पढ़ेंगे और उसकी प्रैक्टिस भी काफ़ी सारी कर रहे होंगे। होमवर्क तकरीबन ना होने के बराबर ही चलाऊंगा क्योंकि करना वरना आपने है नहीं। तो मेरी कोशिश होगी कि जितनी भी मैंने प्रैक्टिस करवानी है वो हम क्लास में ही कर रहे हों। तो जो सी फैप के सिलेबस के स्टैंडर्ड्स है ना, उसमें तो सारी तफसीली प्रैक्टिस, डिटेल से समझाना, एग्जाम्पल से समझाना, वो सब कुछ है। लेकिन अभी इस लेक्चर में मैं वो टॉपिक जो कैफ के हैं, सी फैप के सिलेबस में नहीं है। चूंकि सी फैप के सिलेबस में नहीं है तो उनको अलग से तो पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन एग्जामिनर बाज़ औक़ात सी फैप के क्वेश्चंस में उनको एडजस्टमेंट के तौर पे मिला लेता है। जैसे गवर्नमेंट ग्रांट है, ये बहुत ही बचपन में पढ़ा होता है IS-20, तो सी फैप के सिलेबस में नहीं है, लेकिन सी फैप के किसी सवाल में वो एडजस्टमेंट के तौर पे आ सकता है। IS-37 है, प्रोविजंस हैं, IS-38 है। तो इन चीज़ों पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जस्ट रीकैप, कि जो आप IFRS पढ़ के आए हैं कैफ में, उसका एक क्विक सा रीकैप है, तफसील में जाए बगैर, और वो मैं सामने स्क्रीन पे ही नोट्स गुजारूंगा और यहीं पर ही जल्दी जल्दी बात समेटते जाएंगे। लेकिन वो चूंकि मैं रीकैप दे रहा हूं तो वो मेन टीचिंग नहीं है। मेन टीचिंग वो है जो मैं अगले लेक्चर से IS-36 से शुरू करूंगा। तो अभी ये मैंने अपनी बुक में चैप्टर 1 बनाया हुआ है, क्विक समरी ऑफ कैफ लेवल IFRS, तो इसको बस गो थ्रू करते हैं। IS-8 CFA 1 में कभी कभार एक सवाल आया करता था, अब भी आ सकता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाने का, कि 19-20 नंबर का सवाल आ सकता है, 15 नंबर का सवाल आ सकता है। उसमें मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं और वो मैं आगे किसी लेक्चर में ना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट भी रिवाइज करवा दूंगा। लेकिन वो CFA 1 में सवाल आ सकता है, आता रहा है, तो उसमें IS-8 एक एडजस्टमेंट के तौर पे आ सकता है। तो IS-8 का रिकैप ये है कि IS-8 में 3 एरियाज थे। अकाउंटिंग, ये रीडेबल है ना? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रायर पीरियड एरर। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होते हैं कि बिजनेसेस को अकाउंटिंग करने के लिए कुछ अंदाजे लगाने पड़ते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए यूजफुल लाइफ का अंदाज़ा, प्रोविजंस बनाने के लिए खर्चे का अंदाज़ा। तो उन अंदाज़ों को बेस्ट लगाना चाहिए लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक, और हर साल अपडेट करते रहना चाहिए। और हर साल अपडेट करने की वजह से जो चेंज आएगी वो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होती है। जिन ईयर्स की अकाउंटिंग हो चुकी, पुराना एस्टीमेट यूज हो गया, अब अगर 2027 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं और उसमें कोई चेंज आ रही है तो वो 27 ऑनवर्ड्स ही चलेगी, 26, 25, 24 को कोई रीस्टेट नहीं करेंगे। ये होता है अकाउंटिंग एस्टीमेट। अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो रूल्स अकाउंटिंग करने, वो रूल्स जो अकाउंटिंग करने और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करने के लिए यूज हो रहे होते हैं, वो रूल्स कहां से पता चलेंगे? स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड से भी, और अगर स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ तो बड़े बूढ़ों की प्रैक्टिस से। उन रूल्स को कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज। बिजनेस जब एक बार अकाउंटिंग पॉलिसी डिसाइड कर लेना तो फिर उसको फॉलो करे। अगर कभी चेंज करनी पड़ गई तो उसकी चेंज का तरीका यह है कि जैसे मिसाल के तौर पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, IS-40 IS-40 की तरफ से इजाजत है कि चाहे तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे चलाएं, चाहे फेयर वैल्यू मॉडल पे चलाएं।
अगर बिजनेस कॉस्ट मॉडल फॉलो करता है तो करते जाए, कोई मसला नहीं है। फेयर वैल्यू करना है फेयर वैल्यू कर ले, लेकिन अगर कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू पे स्विच करना चाहे तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। तो IAS 8 ये कह रहा है कि आप इस चेंज को ऐसे अकाउंट फॉर करें जैसे नई पॉलिसी ही शुरू से चल रही है। यानी अगर बिजनेस की पहले 5 बिल्डिंग्स थी, 5 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, सब किराए पे दी हुई थी, और उन 5 बिल्डिंग्स पर कई साल से चल रही हैं, कॉस्ट मॉडल चलता है। अब बिजनेस ने छठी बिल्डिंग खरीदी, वो भी किराए पे दे दी और फैसला किया कि फेयर वैल्यू मॉडल लगाते हैं। तो अब उस छठी बिल्डिंग पे तो फेयर वैल्यू मॉडल लगाना है, बाकी 5 पे भी लगाना है, और ना सिर्फ ये कि उन सब पे लगाना है बल्कि उनकी पैदाइश से लेके फेयर वैल्यू मॉडल लगाना है। ऐसे जैसे कि वो बिल्डिंग अगर 15 साल पुरानी थी तो सारी फिगर्स ऐसे चेंज कर देंगे कि उन 15 सालों में भी फेयर वैल्यू लग रही थी। इसको कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी की चेंज अप्लाई करना रेट्रोस्पेक्टिवली, एज इफ नई पॉलिसी हमेशा से मौजूद थी। तो इन दोनों में मेन फर्क, एस्टिमेट चेंज अप्लाई होता है प्रोस्पेक्टिवली, पॉलिसी चेंज अप्लाई होता है रेट्रोस्पेक्टिवली। और इन दोनों में एक और फर्क बताता हूं। PPE प्लांट को खरीदते ही एक्सपेंस बनाते हैं या आखिरी साल जाके एक्सपेंस बनाते हैं या ओवर द पीरियड एक्सपेंस बनाते हैं? ओवर द पीरियड। क्या कहते हैं उस एक्सपेंस को? PPE को डेप्रिशिएट करना होता है, यह अकाउंटिंग पॉलिसी है। और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किस मेथड से करनी है, यह अकाउंटिंग एस्टिमेट। डेप्रिशिएट होना है, यह रूल है, वो अकाउंटिंग पॉलिसी है। लेकिन स्ट्रेट लाइन से करना है कि रिड्यूसिंग से करना है, वो एस्टिमेट। तो अगर कल को डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करते हैं तो वो एस्टिमेट चेंज। तो अकाउंटिंग पॉलिसी की चेंज रेट्रोस्पेक्टिवली चलती है, एस्टिमेट चेंज प्रोस्पेक्टिवली चलती है। ये तो इन दोनों में कॉमन थी या मुख्तलिफ थी, तो मैंने कंपैरिजन में दोनों को बताया। अब इन दोनों का कंपैरिजन बताता हूं। तीसरी चीज है IAS 8 में प्रायर पीरियड एरर्स। प्रायर पीरियड एरर्स ये होते हैं कि एक साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी, ऑडिट भी हो गया, ना ऑडिटर को ख्याल रहा ना मैनेजमेंट को ख्याल रहा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ गलतियां रह गईं। अगले किसी साल में शायद ऑडिटर को ख्याल आया, शायद ऑडिटर चेंज हो गए तो बेहतर वाले लोग थे, उन्होंने पुराने किसी साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती पकड़ ली। अब इसको प्रायर पीरियड एरर क्यों कह रहे हैं? कि पता अब चला है लेकिन एरर हुआ कब था? पुराने किसी पीरियड में। तो IAS 8 कह रहा है कि आपने उस एरर को ठीक तो करना है, लेकिन इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ठीक नहीं करना, जिस साल की गलती थी उसी को ठीक करना। अब उसी को कैसे ठीक करना? 26 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, पता चला कि 23 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती थी, तो टीम दौड़ा दी, जिन जिन लोगों के पास 23 वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी उन सबके घरों से उठा लाए, उनके घरों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाई, उनको नई वाली दी। ऐसे होगा? नहीं। 2026 ही की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो 25 वाला कॉलम आ रहा होगा, क्या कहलाता वो कॉलम? कंपैरेटिव फिगर्स। उसको ऐसे चेंज कर देंगे कि अगर 23 में एरर ना हुआ होता तो 25 वाली फिगर्स क्या आ रही होती? इसको कहते हैं कंपैरेटिव रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट। तो अगर पुराने साल का कोई एरर अब पता चले तो पता चूंकि अब चला है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अभी ही ठीक होंगी, लेकिन वो ऐसे ठीक होंगी जैसे गलती कभी हुई नहीं थी। कंपैरेटिव फिगर्स भी चेंज कर देंगे, इसको रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट कहते हैं। इन दोनों में कॉमन बात यह है, दोनों रेट्रोस्पेक्टिव चेंज होते हैं। और अगर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है तो उसमें रिटेन अर्निंग्स का ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा, वो पिछले साल का क्लोजिंग होगा। अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी हो या पुराना एरर ठीक करना हो तो पिछले सालों का जो एरर है उससे प्रॉफिट्स भी इफेक्ट हुए हैं, तो वो जो पिछले सालों की गलतियां हैं वो हम इस साल की चेंजेस इन इक्विटी में ओपनिंग रिटेन अर्निंग में एक एडजस्टमेंट के तौर पे लिखते हैं। मैं आपको जब वो मल्टीपल टॉपिक स्टैंडर्ड
की कोई नहीं सॉरी मल्टीपल टॉपिक की प्रैक्टिस कराऊंगा ना बिल्कुल सेशन के एंड पे, तो उसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के हैं एक दो सवाल, तो तब इसकी प्रैक्टिकल शक्ल आ जाएगी सामने। तो IAS 8 का बस ये रिकैप है। IAS 10 ये CFAP में बहुत थोड़ी हद तक टेस्ट हो सकता है, ज्यादा नहीं, वो कंसोलिडेशन में है, वो बताऊंगा। इसका भी बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहा हूं, बिल्कुल छोटा सा। ईयर एंड है 30 जून, 30 जून 2026 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, फिर ऑडिटर्स को बुलाया, फिर ऑडिटर्स के हवाले की, फिर ऑडिटर्स ने उसमें छेड़खानी की। ऑडिट रिपोर्ट साइन होते होते कितना अरसा लग जाएगा? 2-3 महीने लग जाएंगे। अब ये जो 2-3 महीने लग जाएंगे और 3 महीने के बाद ऑडिट होने के बाद मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन कर दी, डायरेक्टर ने साइन कर दी। 30 जून 26 ईयर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट के बाद फाइनल होते होते सितंबर आ गया। लेकिन सितंबर में भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स साइन हो रही होंगी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाएंगी फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2026। चाहे SOFP पे साइन सितंबर में हो रहे हैं, SOFP पे हेडिंग क्या आ रही होगी? एज एट 30 जून 26। तो अब इसमें IAS 10 का क्या काम है? मेरे साहब ये नजर आएगा बोर्ड के, लाइट ऑन करूं? 30 जून 26 ईयर एंड है और इस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं, लेकिन ऑडिट होने की वजह से लाइट ऑन करनी है तो मैं कर लेता हूं बढ़ के, कोई मुश्किल है तो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल होते होते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथोराइज्ड 15 सितंबर आ गया। अब ये जो 2.5 महीने गुजरे हैं, इन 2.5 महीने के दौरान ऑडिट हो रहा था। ऑडिटर मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर दी थी उनमें कोई कीड़े भी निकाल रहा होगा, कोई एतराज कर रहा होगा। इस 2.5 महीने के दौरान, मेनली ऑडिट के दौरान, इस 2.5 महीने में मजीद इंफॉर्मेशन मिल रही है। कोई पुराना पेंडिंग कोर्ट केस था वो सेटल हो गया, कोई डेटर पुराना चला आ रहा था वो बैड डेट हो गया, इन्वेंट्री पड़ी हुई थी उसका अंदाजा लगाया हुआ था कि उसकी NRV क्या होगी, उसकी एक्चुअल पिक्चर सामने आ गई। तो इन 2.5 महीनों के अंदर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो जाएंगे जिससे क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। किस बात की क्लियर पिक्चर? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पेंडिंग मसले थे। तो अब जब हमें इन 2.5 महीने में क्लियर पिक्चर मिल ही गई है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मैनेजमेंट ने बनाई थी उनको इंप्रूव कर लें या बस बन गई तो बन गई। तो इस 2.5 महीने में कौन से इंसिडेंट्स की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करना है और कौन से के लिए नहीं करना है, ये गाइडेंस IAS 10 में। चलें, ये IAS 10 था। IAS 20 ये अभी कोई 2025 में गालिबन ये थोड़ा सा टेस्ट हुआ है। गवर्नमेंट ग्रांट, इसका मेन कॉन्सेप्ट समझ लें, बाकी मैंने समरी तो लिखी हुई है लेकिन इसका मेन कॉन्सेप्ट समझ लें। गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट की तरफ से किसी रिसोर्स का मिलना। अब वो रिसोर्स गवर्नमेंट क्यों दे रही होगी? या तो हम पे तरस खा के, या गवर्नमेंट ने हमसे उस पर कोई काम लेना होगा। अच्छा, काम भी आवाम के लिए लेना होगा, यानी अगर हमारा बिजनेस यूनिफॉर्म्स सीता है और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने हमें पैसे देके अपने लोगों के लिए यूनिफॉर्म सिलवाए, ये नहीं है गवर्नमेंट ग्रांट। अगर हमारा कपड़े सीने का बिजनेस है और गवर्नमेंट पुलिस की यूनिफॉर्म सारी हमसे सिलवाते हैं और पैसे भी दे देते हैं, तो अब ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं, ये तो गवर्नमेंट के साथ ट्रांजैक्शन हुई है। तो गवर्नमेंट ग्रांट है जहां पर गवर्नमेंट हमसे
या तो कोई काम ले रही होगी आवाम के लिए, जैसे हो सकता है गवर्नमेंट ये कहे कि आप बलूचिस्तान में इंडस्ट्री लगाएं, अब वो वहां डेवलपमेंट चाह रही हो गवर्नमेंट, और इन्वेस्टर को मोटिवेट करने के लिए गवर्नमेंट कहे कि हम आपको ज़मीन दे देते हैं, आप आए फैक्ट्री लगाएं। तो अब जो गवर्नमेंट ज़मीन दे रही है, हाँ ये गवर्नमेंट ग्रांट है। हो सकता है गवर्नमेंट कहे कि ये पैसे ले लें और इस पैसे को इस्तेमाल कर लें, ये भी गवर्नमेंट ग्रांट है। इवन कि ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट लोन दे दे, लेकिन लोन मार्केट से सस्ता, तो ये भी गवर्नमेंट ग्रांट है। तो गवर्नमेंट अगर हमें कोई फैसिलिटी दे रही है, कोई रिसोर्स दे रही है, तो या तो वो हमारी हालत पे तरस खा के भी हो सकता है, गवर्नमेंट चाह रही हो कि ये कंपनी बंद ना हो तो भी गवर्नमेंट पैसे दे सकती है, या हमसे अवाम के फायदे के लिए कोई काम लेना है, या ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं ये सही जुमला नहीं बोला मैंने, गवर्नमेंट चाहती है कि फलानी इंडस्ट्री इंप्रूव करे तो गवर्नमेंट उस इंडस्ट्री को भी पैसे दे सकती है। तो सब गवर्नमेंट ग्रांट है। अब जो गवर्नमेंट ग्रांट है ना, इवेंचुअली वो इनकम है, क्योंकि हमें कुछ मिल रहा है। अब सारी कहानी सिर्फ इतनी बाकी रह जाती है कि उसको इनकम कब बनाना है। ये कॉन्सेप्ट है साइज 20 के पीछे। जो हमें गवर्नमेंट से ग्रांट मिल रही है, जो रिसोर्स मिल रहा है, जो बेनिफिट मिल रहा है, वो कैश की शक्ल में भी हो सकता है, नॉन कैश भी हो सकता है, सब्सिडी की शक्ल में भी हो सकता है। जैसे अगर गवर्नमेंट ने 200 मिलियन का लोन दिया, 200 मिलियन का लोन दिया 8% पे, जबकि बैंक्स से लोन मिल रहा था 12% पे, तो उसमें गवर्नमेंट का बेनिफिट क्या है? गवर्नमेंट ने 200 मिलियन लोन दिया 8% पे, बैंक से 12% पे मिल रहा था, तो गवर्नमेंट की तरफ से इसमें बेनिफिट क्या है? शक्ल क्या है उस बेनिफिट की? जो 4% इंटरेस्ट की कमी है। अब उस 4% की एक कैलकुलेशन होगी, वो प्रेजेंट वैल्यूज के जरिए से होगी। ये कैफ लेवल की चीज है। जो प्रेजेंट वैल्यूज के जरूर कैलकुलेशन होगी, आंसर निकल आया लेट से 30 मिलियन। गवर्नमेंट से लोन मिला 200 मिलियन, लेकिन चूंकि वो सस्ता लोन था, तो उस सस्ते की कोई वर्थ निकाली जाएगी जो कि प्रेजेंट वैल्यूज के जरिए निकाली जाएगी, वो निकल आई 30 मिलियन। तो वो जो 30 मिलियन है वो ग्रांट है, और बाकी 170 को हम लोन रिकॉर्ड करेंगे। अब ये 30 कैसे निकला, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भी जब जाएंगे ना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, कंसोलिडेशन में, तो वो प्रेजेंट वैल्यू होती है फ्यूचर कैश फ्लोज की, तो वो वहां जाकर ये हो जाएगी बात डिस्कस। तो गवर्नमेंट से जो बेनिफिट मिल रहा है उसकी कोई वैल्यू भी होती है। गवर्नमेंट वो कैश की शक्ल में भी दे सकती है, 15 मिलियन की जमीन भी ग्रांट दे सकती है, तो गवर्नमेंट ग्रांट की एक वर्थ है, वो वैल्यू इवेंचुअली तो इनकम बननी है। अब बाकी सारी बहस किस बात को लेके होगी फिर, कि कैसे और कब बननी है। तो उसके लिए ना एक होती है ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स, एक होती है ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स होती है जिसमें गवर्नमेंट ने हमें रिसोर्स दिया है, गवर्नमेंट ने पैसा दिया है ताकि हम कोई लॉन्ग टर्म एसेट खरीद सकें। गवर्नमेंट ने कहा है फैक्ट्री लगाओ, ये लो पैसे, तो वो पैसे गवर्नमेंट क्यों दे रही है? फैक्ट्री लगाने के लिए, लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए, तो वो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं कि ये लो पैसे, अपने एम्प्लॉयज की 2-4 साल की तनख्वाहें ले लो, वो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट नहीं, वो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है। तो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट होता है या ग्रांट रिलेटेड टू इनकम होता है? पहले आसान वाला बताता हूं। अगर ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम क्या है? जो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट नहीं है, वो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है। अब ये ग्रांट अगर किसी पास्ट खर्चे के लिए मिली थी, पिछले साल सैलाब आया था, नुकसान हो गया था, गवर्नमेंट ने कहा ये लो मरम पट्टी करा लो, 20 मिलियन ले लो, या फिर हमारी हालत बहुत ख़राब है, सर्वाइवल ख़तरे में है, गवर्नमेंट ने इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के पैसे दे दिए, तो अगर तो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम
पुराने किसी तकलीफ के मरहम पट्टी है या फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए है, तो ये तो बन जाएगी फॉरेन इनकम। लेकिन अगर गवर्नमेंट की ग्रांट किसी फ्यूचर के काम के लिए है कि आपने एम्प्लॉयज को 4 साल तक रखना है, निकालना नहीं है, ये लो हमारा ऐसा तनख्वाह दे देना उनको, आपने अपने एम्प्लॉयज के बच्चों की एजुकेशन का बंदोबस्त करना है कम से कम 3 साल तक, ये लो पैसे, तो अब ग्रांट का मकसद आ गया फ्यूचर रिलेटेड। तो इस ग्रांट को इनकम कब बनाएंगे? नहीं, कंडीशंस मीट का वर्ड नहीं सही। जिस काम के लिए ग्रांट मिली है, कल को उस काम पे खर्चा तो होगा, जब जब जैसे जैसे वो खर्चा एक्सपेंस बनेगा उससे मैचिंग करते हुए ग्रांट इनकम बनेगी। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट, कि ग्रांट का मिलना अगर किसी फ्यूचर खर्चे के लिए है तो जब जब जैसे जैसे वो खर्चा एक्सपेंस बनेगा वैसे वैसे ग्रांट इनकम बनेगी, और तब तक हम उस ग्रांट को डेफर्ड इनकम बना रहे होंगे। अब जब जब खर्चा एक्सपेंस बनता जाएगा तब तब डेफर्ड इनकम से निकाल के इनकम बनती जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट के लिए भी है। अगर गवर्नमेंट से पैसे मिले थे कि ये प्लांट खरीद लें, तो प्लांट के साथ कल को क्या सलूक होना है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से? डेप्रीशिएट हो के एक्सपेंस बनना है, तो जो ग्रांट थी वो भी डेप्रिसिएशन से मैच होके इनकम बननी शुरू हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ग्रांट के पीछे कोर प्रिंसिपल क्या है कि गवर्नमेंट ग्रांट इवेंचुअली तो इनकम बननी है। अगर वो ग्रांट किसी पास्ट के काम के लिए या इमीडिएट सपोर्ट के लिए मिली थी तो इमीडिएट इनकम, लेकिन अगर कोई फ्यूचर खर्चा है तो जब जब वो खर्चा एक्सपेंस बनेगा उससे मैच करते हुए ग्रांट इनकम बनेगी। ये कोर प्रिंसिपल है इसका। अब उसके लिए 2 तरीके अलाउड हैं, चाहे तो एसेट की डेप्रिसिएशन से मैच करवा लें, चाहे ग्रांट को एसेट में ही क्रेडिट कर दें। एसेट में क्रेडिट कर देंगे तो क्या होगा? एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, डेप्रिसिएशन थोड़ी चार्ज होने लग जाएगी। ये भी एक तरीका है, और ये भी तरीका है कि एसेट को डेप्रिशिएट करते जाएं और ग्रांट को इनकम बनाते जाएं। ये गवर्नमेंट ग्रांट का मेन कॉन्सेप्ट है जी। अच्छा, इसमें ना एक सवाल ये बनता है कि गवर्नमेंट जो आम आवाम को अगर कोई ग्रांट दे रही है तो उस आम आवाम ने क्या अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है? हाँ, तो कुछ सब्सिडी टाइप चीज़ हो गई ना। तो फिर कंपनी को अगर गवर्नमेंट को सब्सिडी दे रही है तो हाँ वो ग्रांट है। वो डिपेंड करता है ना कि ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स है कि इनकम है। इनकम है तो फ्यूचर से रिलेटेड है कि पास्ट से रिलेटेड है, तो वो तो यही गाइडेंस ही लगेगी। देखें, गवर्नमेंट ने अगर किसी रॉ मटेरियल के ख़रीदने में कंपनी को सब्सिडी देनी है, किसी प्रोडक्ट को सस्ता बेचने में सब्सिडी देनी है, तो वो जो गवर्नमेंट सब्सिडी है वो ग्रांट है। लेकिन वो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड नहीं है, रॉ मटेरियल ख़रीदने की ग्रांट है। तो जब वो प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ सेल बनेगा तो वो सब्सिडी ग्रांट इनकम बन जाएगी। जब रॉ मटेरियल जिसके लिए ग्रांट मिली है, जब वो रॉ मटेरियल एक्सपेंस बनेगा तब वो ग्रांट इनकम बन जाएगी। तो जिस खर्चे के लिए ग्रांट है, जब वो खर्चा एक्सपेंस बनेगा तब वो ग्रांट इनकम बन जाएगी। ये IAS 20 है जी। बोरिंग कॉस्ट, इसमें सिर्फ इतनी बात काफ़ी है। CFAP में वैसे इसको तकरीबन ना ही समझें कि टेस्ट होने वाला कुछ तुक बनता है, लेकिन फिर भी बोरिंग कॉस्ट का बस छोटा सा टू दी पॉइंट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई एसेट बनने में टाइम लगता है, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है टाइम लगता है, तो वो एसेट कहलाता है क्वालिफाइंग एसेट। और अगर वो उधार के पैसों से बन रहा है तो उस उधार के पैसों पे इंटरेस्ट पड़ेगा। तो जहां बिल्डिंग बनाने में क्रेन उधार पे लानी पड़ेगी तो उस क्रेन का किराया बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा। तो उसी तरह बिल्डिंग बनाने के लिए अगर पैसा किराए पे लाएंगे तो पैसे का किराया क्या होता है? इंटरेस्ट। तो फिर वो पैसे का किराया भी बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा। ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो बोरिंग कॉस्ट
अगर क्वालिफाइंग एसेट बोरोड अमाउंट से बन रहा है तो फिर उसका जो रिलेटेड इंटरेस्ट बनता है वो भी कैपिटलाइज होगा। मेन कॉन्सेप्ट इसका यही है। बाकी सीफैप में इसकी कैलकुलेशन की हद तक उतरेगा नहीं। IAS 37 ये कंसोलिडेशन के सवालों में थोड़ा बहुत टेस्ट हो सकता है और IAS 12 में हो सकता है। इसके भी 2-3 मेन पॉइंट्स हैं। लिखा तो मैंने ज़्यादा हुआ है लेकिन मेनली 2-3 पॉइंट्स हैं जो सीफैप के लिए ज़्यादा काम के हैं। IAS 37 का जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है वो है प्रोविजंस। बिजनेस कोई ऐसा काम कर चुका या किसी ऐसे हादसे का शिकार हो चुका कि अब वो फंस गया है और खर्चा किए बगैर निकल नहीं सकता। कोई ऐसा काम कर चुका या कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि अब बिजनेस फंस गया है, खर्चा किए बगैर निकल सकता नहीं है। मिसाल के तौर पे बिजनेस ने कस्टमर को गुड्स बेच दी और बड़ी तारीफें कर करके बेची हैं, बड़े फजाइल बताए गुड्स के, और यहां तक उनसे वादा कर लिया कि अगर कोई खराबी निकली तो हमारे पास ले आना, हम ठीक कर देंगे। अब बिजनेस कैसे फंस गया? वो वादा करके चीज बेच चुका हुआ है। इस वादे को कह रहे होते हैं वारंटी। अच्छा, जो प्रोडक्ट्स की वारंटी होती है ना, जैसे अगर किसी होम अप्लायंस की मिसाल ले लें, फ्रिज की वारंटी है, तो वो वारंटी ये होगी कि अगर आप उसको धक्का मार के गिरा दें और वो सब टूट जाए तो वारंटी क्लेम कर लें। नहीं, वारंटी इन चीज़ों की होगी जो उसमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। तो अब वो फ्रिज जब बना था ना, इसका मतलब फॉल्ट उसमें तभी मौजूद था। वारंटी उन्हीं चीज़ों की होती है। तो अब हमने अगर वो बना हुआ फ्रिज कस्टमर को बेच दिया, उसमें डिफेक्ट है तो निकलेगा। अब हम वादा कर चुके हुए हैं, अगर कल को कस्टमर वो फ्रिज हमारे पास लाया तो हमें रिपेयर करके देना पड़ेगा। तो हम अगर वारंटी पे चीज बेच चुके तो हम फंस गए हैं। अब हम खर्चा अवॉइड नहीं कर सकते। इसको कहते हैं कि हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्यों बनी? क्योंकि हमने कोई वादा या काम किया था। अब चूंकि हम फंस गए हैं, लेकिन अभी डाउट है, पता नहीं कस्टमर आए ना आए, कंफर्म नहीं है, उम्मीद है कि आएगा, आउटफ्लो प्रोबेबल, 50% से ज्यादा चांस है कि कस्टमर आएगा, और कितना रिपेयर का खर्चा होगा वो भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो फिर रिपेयर्स के लिए एक प्रोविजन क्रिएट हो जाएगी। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। एक और मिसाल, हम कस्टमर को खराब चीजें बेच चुके, पैसे हमने पूरे ले लिए, और अभी हम आंख बचा के बैठे थे हुए हैं कि अल्लाह करे बच जाए बच जाए बच जाए, लेकिन हमें पता है कि फ्रॉड हमने किया है, कस्टमर को पता लग ही जाना है और उसने कोर्ट में चले ही जाना है, बल्कि चलो चला गया कोर्ट में। अब हमें पता है कि हम खराब चीज बेच चुके हैं और हमें पता है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग में टाइम लग रहा है, वरना अल्टीमेटली हमारे खिलाफ फैसला आना है और हमें पेनल्टी देनी पड़नी है। तो इस पेनल्टी की भी प्रोविजन बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? क्योंकि हम खराब चीज बेच चुके हैं और हमारे सर जिम्मेदारी है, बस डिसीजन आने की देर है। चलो गर्मियों की छुट्टियां बाद डिसीजन आ जाएगा, बच नहीं हम सकते। तो इसको कहते हैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। और प्रोबेबल है कि खर्चा होगा और उस खर्चे का बेस्ट अंदाजा भी लगा सकते हैं। ये प्रोविजन का कॉन्सेप्ट है। इससे कच्चा, अच्छा, इसमें करना क्या होता है? बेस्ट अंदाजा लगा के एक्सपेंस या एसेट डेबिट और प्रोविजन फॉर खर्चा क्रेडिट। और चूंकि वो अंदाजा है तो हर ईयर एंड पे उसको अपडेट करना होता है। कोई कमी बेशी हो गई तो एस्टीमेट चेंज। ये प्रोविजन की बात है। इससे एक निचला दर्जा ये होता है कि हमने खराब चीज बेची तो थी, लेकिन हमने इतना पक्का काम किया था कि कस्टमर के पास ना सबूत कोई नहीं है,
और वो कोर्ट में प्रूफ नहीं कर सकेगा, हमें पता है खराब चीज है लेकिन कस्टमर प्रूफ कर नहीं सकेगा, तो बेशक कोर्ट में केस पेंडिंग है लेकिन हमारे खिलाफ फैसला आने के चांसेस बहुत कम है। अब है ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्यों है? क्योंकि हमने खराब चीज बेची हुई है, हमें पता है खराब चीज है, हमें पता है पेनल्टी बनती है, लेकिन हमें इसके चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि हमें यह भी पता है कि कागजी कार्रवाई नहीं है, वो साबित नहीं कर सकेगा। अब है ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन लेकिन खर्चा होने के चांसेस बहुत कम हैं, तो उसको प्रोविजन की बजाय कंटिंजेंट लायबिलिटी कह के, कंटिंजेंट लायबिलिटी कह के डिस्क्लोज किया जाता है। डिस्क्लोज, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी कंसोलिडेशन में अक्सर इस्तेमाल होता है। हमारी कोई ऐसी ऑब्लिगेशन जो है प्रेजेंट होती है प्रेजेंट, लेकिन उससे, हाँ ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन लेकिन खर्चे के चांस बहुत कम है, तो उसको प्रोविजन क्रेडिट करने की बजाय कंटिंजेंट लायबिलिटी कह के डिस्क्लोज करते हैं। ये होती है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, यानी हमारा कसूर है, पक्का है, लेकिन हमारे खिलाफ फैसला होने के चांसेस कम है, वो कंटिंजेंट लायबिलिटी है। इसकी एक और शक्ल होती है, ये भी आपको कंसोलिडेशन में मैं दोबारा बताऊंगा। अभी प्रेजेंट है नहीं, यानी हमने खराब चीज बेची है नहीं, है हम सही अपनी जगह पर, लेकिन बहरहाल डॉक्यूमेंट्स में मसला है, हो सकता है कि कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला कर दे, हम हैं नहीं गलत लेकिन बस किस्मत से डॉक्यूमेंट्स हम सही नहीं बना सके, तो हो सकता है कि कोर्ट हमारे खिलाफ पेनल्टी का डिसीजन कर दे। हमें लाजमी पेनल्टी देनी पड़ेगी? डाउट है, कंफर्म कब होगा? तो ये है पॉसिबल ऑब्लिगेशन। पॉसिबल प्रेजेंट होती है कि हम कोई काम कर चुके, पक्का हमारा कसूर है, खर्चा होना ही होना है, वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। और अगर पक्का हमारा कसूर नहीं है, साबित भी नहीं हुआ, पता नहीं हो ना हो, वो पॉसिबल है। इसी तरह पॉसिबल की एक और निशानी, हमने किसी को रेफर किया था, गारंटी दी थी, जिसकी गारंटी दी थी उसके हालात भी सब अच्छे हैं, उसने लोन लिया था, हालात वगैरह सब अच्छे हैं, चांसेस नहीं है कि हमें पकड़ा जाएगा, पॉसिबल ऑब्लिगेशन। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी दो तरह की होती है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन लेकिन चांसेस कम होते हैं, या पॉसिबल ऑब्लिगेशन। कंसोलिडेशन में जाकर ये वर्ड मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, पॉसिबल और प्रेजेंट। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी प्रोविजन से कच्ची होती है, प्रोविजन रिकॉर्ड होती है, कंटिंजेंट लायबिलिटी सिर्फ डिस्क्लोज होती है। और तीसरी चीज है इसमें कंटिंजेंट एसेट, ये भी कंसोलिडेशन में आएगा। कंटिंजेंट एसेट होता है कि हमारी कहीं रिकवरी पेंडिंग है, हमें किसी सप्लायर ने खराब चीजें बेची थी, हमने उससे क्लेम किया हुआ है कि हमें पैसे वापस करो, और वो क्लेम अभी पेंडिंग है, सप्लायर ने नहीं माना। इसी तरह से हमारे किसी एसेट की इंश्योरेंस थी, एसेट हो गया खराब और हमने इंश्योरेंस वालों से क्लेम कर लिया, लेकिन इंश्योरेंस वालों ने अभी नहीं माना हुआ। इसी तरह हमें किसी सप्लायर ने धोखा दिया था, हमने उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया, लेकिन वो केस अभी पेंडिंग है, तो हम रिकवरी साइड पे हैं लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। कंफर्म कब होगा? जब क्लेम एक्सेप्ट हो जाएगा, तब तक वो कंटिंजेंट एसेट कहलाता है। और कंटिंजेंट एसेट बस डिस्क्लोज होता है। तो इन दोनों का जिक्र, इनफैक्ट प्रोविजन का भी, कंसोलिडेशन में आएगा, कंसोलिडेशन में अक्सर आएगा। और लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, हाँ, IAS 38, इसका भी कंसोलिडेशन में जिक्र आएगा। IAS 38 होते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स जैसे सॉफ्टवेयर, ब्रांड, ब्रांड क्या होता है? प्रोडक्ट का अच्छा नाम,
बिजनेस का अच्छा नाम गुडविल होता है, किसी प्रोडक्ट का अच्छा नाम जो प्रोडक्ट अपने नाम से पहचाना जाए, लोगों को इससे फर्क ना पड़े कि मैन्युफैक्चर्ड बाय कौन है, तो वो होता है ब्रांड। लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, कस्टमर लिस्ट, ये सब चीजें इनटेंजिबल एसेट्स हैं, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ये भी एसेट्स हैं, बिजनेस ने इनको भी खरीदा होता है। तो जैसे बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है तो सॉफ्टवेयर डेप्रिशिएट के वर्ड की बजाय एमोर्टाइज होता है। तो इनटेंजिबल एसेट्स तकरीबन तकरीबन पीपी जैसी चीज ही होता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें सी फैब के काम की बात क्या है, ये तो तभी बताऊंगा, बिजनेस कॉम्बिनेशन ये तो बताऊंगा ही मैं कंसोलिडेशन में। उसके अलावा जो आपको अभी रीकैप में जिक्र करना जरूरी था वो ये है, अगर बिजनेस कोई इनटेंजिबल एसेट खुद क्रिएट कर रहा है, सॉफ्टवेयर खुद डिजाइन कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट का फार्मूला खुद बना रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसका डिजाइन बना रहे हैं, ये सब कहलाता है इंटरनली जनरेटेड एसेट। इसकी अकाउंटिंग ये है कि इसके लिए जो मेहनत होती है, अगर सॉफ्टवेयर बनाना है, इंटरनली खुद डिजाइन करना है, वेबसाइट बनानी है तो महीनों लग जाते हैं, या अगर बिजनेस ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है तो महीनों सालों भी लग सकते हैं। तो इसमें काम की बात यह है जो रिकैप दे रहा हूं कि अगर बिजनेस अपना इंटेंजिबल एसेट खुद बना रहा है तो उसके लिए जितनी मेहनत है आईएएस ने उसको दो हिस्सों में बांटा हुआ, एक रिसर्च है, एक डेवलपमेंट है। तो जो रिसर्च की मेहनत है सारा खर्चा एक्सपेंस, और जो डेवलपमेंट की मेहनत है अगर ये 6 कंडीशंस पूरी हो रही हों तो फिर खर्चा कैपिटलाइज होता है। ये कंसोलिडेशन में भी काम आएगी बात, आईएस 12 में भी काम आएगी। तो अगर इंटेंजिबल एसेट बिजनेस खुद क्रिएट कर रहा है तो जितनी रिसर्च की मेहनत है वो एक्सपेंस है, और जो डेवलपमेंट की मेहनत है अगर कंडीशंस पूरी हों तो फिर वो एसेट, 6 कंडीशन है तो फिर वो कैपिटलाइज होने लग जाता है। और एक और चीज ये कंसोलिडेशन में ही काम आएगी, अगर ब्रांड खरीदा है तो वो इंटेंजिबल एसेट बिल्कुल है, लेकिन अगर खुद अपनी मेहनत से क्रिएट किया है तो आईएस 38 ने मना किया है इसको एसेट मानना। तो इंटरनली जनरेटेड ब्रांड, गुडविल, कस्टमर लिस्ट, पब्लिशिंग टाइटल, मस्थड, ये 4-5 नाम हैं, आईएस ने क्लियरली कहा हुआ है कि इनको एसेट नहीं बनाना। इसकी भी हैं कहानियां लेकिन रीकैप दे रहा हूं तो वो कहानियां तो कैफ लेवल की हैं, बस नहीं बनाना इनको एसेट। तो ये चीजें आपको ना कंसोलिडेशन में काम आएंगी। और लास्ट चीज ये भी कंसोलिडेशन में काम आएगा, आईएस 40। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, वो जमीन या बिल्डिंग जो बिजनेस ने क्यों खरीदी हुई है, ताकि उनकी वैल्यू बढ़े या फिर किराया कमाएं, या दोनों, उस प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। अब चूंकि है वो बिल्डिंग तो इसलिए आईएस 40 की तरफ से इजाज़त है कि चाहे इस पर कॉस्ट मॉडल चला लें, वो बिल्कुल आईएस 16 जैसा है, या फिर आईएस ने कहा है कि चाहें तो आप फेयर वैल्यू मॉडल चला लें। तो ये कंसोलिडेशन में को 2 दफ़ा 3 दफ़ा टेस्ट हो चुका हुआ है। फेयर वैल्यू मॉडल ये है कि डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी और हर साल के एंड पे प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पर अपडेट करेंगे, जो गेन लॉस आएगा वो P&L में जाएगा। और एक चीज इसमें ट्रांसफर्स होती है कि अगर बिल्डिंग पहले किराए पे थी तो वो आईएस 40 में थी, अब अगर उसको ओनर खुद ऑफिस बना ले तो वो आईएस 16 में चली जाएगी। तो ट्रांसफर इन ट्रांसफर आउट, इसका भी कुछ सीफैब में काम है नहीं, मैंने बस नाम लिख दिया है, ये कैफ लेवल की चीज है। तो ये कैफ लेवल के कुछ स्टैंडर्ड्स थे। जो मैंने एक रीकैप की शक्ल में सामने से गुजारे, लेकिन ये सिर्फ रीकैप है इसलिए मैंने बस गुजारा है। जो सीफैब के टॉपिक हैं वो इंशाल्लाह तफसील से ही समझा रहा हूँगा। बाकी अगर आपके पास कैफ के नोट्स पड़े हुए हैं
और आप इनमें ऐसी दिल कर रहा हो अगर, और इनको और तफसील से रिवाइज़ करना चाहें तो कर लेना नोट्स रिवाइज़। मेरी तरफ से ये फ़ारिग है। फिर इसके अलावा जहाँ भी किसी सवाल में इनका ज़िक्र आएगा तो वहाँ फिर से दोहरा देंगे हम ये चीज़। यहाँ तक बताएं कुछ सवाल है? चलें ठीक है, अब अगले लेक्चर से ना मैं प्रॉपर CFAB के टॉपिक से स्टार्ट करता हूँ। तो उसमें फिर वैसे ही होगा कि मैं सारी चीज़ें समझा के किताब से पढ़ा रहा हूँगा, और प्रैक्टिस IAS वाले सवाल भी और पास पेपर वाले सवाल भी। तो अब अगली क्लास है इंशाल्लाह CFAB का प्रॉपर सिलेबस शुरू करते हैं। चल ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।